तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का हमारा ये लास्ट स्टेप है आज, जिसके बाद जहां हम फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइजेशन में देखा कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ और अराइवल ऑफ स्पर्म। पहला स्टेप था बच्चों हमारा। ठीक है, टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन जो है पहला स्टेप क्या था? इसका पहला स्टेप था हमारा अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था अराइवल ऑफ एग, कि एग आएगा फीमेल ओवरी से। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली एग और स्पर्म की होनी है। थर्ड जो हमारा स्टेप था, थर्ड स्टेप था बच्चों हमारा कैपेसिटेशन। तीसरा स्टेप क्या था? कैपेसिटेशन, जिसमें स्पर्म जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो गया था और उसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई थी कि वो एक एग को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है ना। फोर्थ स्टेप जो बच्चों हमारा था वो था एक्रोसोमल रिएक्शन, जहां पर स्पर्म के हेड ने यानी कि एक्रोसोमल रीजन ने क्या किया था? अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से रप्चर किया था लेयर्स को, किसकी? डेवलपिंग एग की। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारी थी दैट इज द कोर्टिकल रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? कोर्टिकल रिएक्शन। तो हम 5 स्टेप पढ़ चुके थे। कोर्टिकल स्टेप से क्या बेनिफिट हुआ था? कोर्टिकल रिएक्शन से पोलिस्पर्मी को ब्लॉक किया गया था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि नियर अबाउट 50 टू 100 स्पर्म एग के पास पहुंचते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन केवल एक ही स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है ना। तो बाकी सारे स्पर्म जो हैं, जो एक साथ एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कौन रोकता है? उनको रोकता है डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। इसे डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और श्योर ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी और फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलिस्पर्मी इसे कहा जाता है। कौन करवाता है? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स करवाते हैं। किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं? एक लेयर की फॉर्मेशन कराते हैं जो स्टील की तरह काम करती है, जिसका नाम है वाइटालिन मेम्ब्रेन। कहां बनती है? जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनती है, जो के सारे पेनेट्रेटिंग स्पर्म को, जो स्पर्म एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पर्म अंदर पेनेट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहीं पर किल कर देती है। किल तो नहीं करेगी, मतलब ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक हो जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप मर जाएंगे, अपने आप डिजेनरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फिक्स वायबिलिटी पीरियड है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द स्पर्म एंट्री। कि स्पर्म की एंट्री कैसे होगी एग के अंदर? देखिए, 6 जो स्टेप है हमारा दैट इज द स्पर्म एंट्री। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक ना समझने की है सारे। फर्टिलाइजेशन बेसिकली अगर आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 मिनट का है केवल। ठीक है, लेकिन आज हमारा कल का लेक्चर पूरा गया था इसमें, आज का हमारा थोड़ा लेक्चर जाने वाला है, और उससे पीछे भी हमने 15 मिनट का लेक्चर लिया था। ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है ना। देखिए, अब क्या है, सपोज कीजिए कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान करके चलिए, समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहां पर आकर के स्पर्म ने इसको टच किया, हेड तो रप्चर था, यहां पर आकर के इसके स्पर्म ने इसको टच किया। ठीक है, तो जैसे ये यहां पर टच करेगा तो ये एग मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, क्या करती है? एक प्रोजेक्शन निकाल देती है वहां पर। कैसे? देखिए, मैं रफली सा आपको बना के दिखाता हूं। इस तरह से एक प्रोजेक्शन सी निकाल देती है बाहर ये। और ये प्रोजेक्शन एक ही नहीं निकलती, जितने भी स्पर्म इसको टच करेंगे जहां से भी, ये वहीं पर उतनी ही प्रोजेक्शन बाहर निकाल देगी। इस तरह से, समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, ये प्रोजेक्शन इसने निकाल दी। ये प्रोजेक्शन क्या है बच्चों? ये है फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। जितने स्पर्म टच करेंगे,
जितने भी स्पर्म एग को टच करेंगे वहां पर एग की मेम्ब्रेन अपने अंदर से क्या निकाल देगी, एक प्रोजेक्शन निकाल देगी, जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन कोन। इसे हम माइक्रोविली भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। फिंगर लाइक प्रोसेस उसने बाहर निकाल दिया, दैट इज द माइक्रोविली। यानी कि रिसीवर है ये स्पर्म का कि आप इधर से अंदर आइए, और यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हल्की सी स्मूथ हो जाती है, यानी कि आने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट देती है। देखिए मैं जानबूझ के आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर स्पर्म बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये कहां कहां पर बनी, जहां पर केवल हमारे स्पर्म आए केवल वहां पर बनी, बस ये लो। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि स्पर्म्स को रिसीव करने के लिए एग ने क्या किया, एग ने माइक्रोविली बनाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट किया, जिसे कहा गया फर्टिलाइजेशन कोन या फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि स्पर्म एंट्री कैसे हुई कि एग ने स्पर्म की एंट्री करवाने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्शन बनाई जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है बच्चों, ये मैंने हेड इसलिए रप्चर किया क्योंकि यहां तक आने से पहले हेड जो है पहले ही रप्चर हो जाता है। तो ये क्या बन गई माइक्रोविली, इसको मैं लिख रहा हूं फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, ये रिसीवर है किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म यहां से अंदर जाएगा। समझ आया? क्लियर? ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये बनेगी तो यहां से स्पर्म एंट्री करेगा। अब देखिए, कोई माइक्रोविली में स्पर्म पास है, कोई दूर है, कोई जो सबसे पहले एंट्री करेगा केवल उसी का न्यूक्लियस अंदर जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो आप हेडिंग बनाइए, दैट इज द स्पर्म एंट्री। उसमें लिखिए मेरे साथ, फिंगर लाइक प्रोसेसेस like processes finger like processes projected or extended by the plasma membrane of egg, और डेवलपिंग एग लिखिए आप, डेवलपिंग एग, क्योंकि ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में है अभी। डेवलपिंग एग टू रिसीव, पूरा लिख लेना बच्चों, टू रिसीव स्पर्म। ठीक है ना? दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, यानी कि माइक्रोविली, MICROVILLI, एंड दिस माइक्रोविली एक्ट एज फर्टिलाइजेशन कोन। क्या? फर्टिलाइजेशन कोन। अब फर्टिलाइजेशन कोन क्या सर एक ही बनेगी? नहीं बच्चों, जितने भी स्पर्म इसको टच करेंगे और अंदर पेनेट्रेट करने की कोशिश करेंगे, फर्टिलाइजेशन कोन उतनी ही बनेगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, थ्रू दिस फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है ना, स्पर्म्स एंटर इनसाइड द, स्पर्म हेड एंटर्स इनसाइड द एग। ठीक है ना? लिखो, यहीं से एंट्री ऑफ स्पर्म होगी, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। अब समझ आ गया बच्चों आपको, दैट इज द एंट्री, स्पर्म एंट्री। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये रिएक्शन होगी, स्पर्म की एंट्री होगी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, कि एग के पास, इसके पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता कभी। क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है केवल। ठीक है ना, अंदर न्यूक्लियोलस, ये सेकेंडरी ओसाइट है ना, इसके पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता।
तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो इसका जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, ठीक है ना। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है बच्चों वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या आप लिख सकते हैं कि वो सर रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट्स या डुप्लीकेट्स भी आप बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं डिवाइड इनटू टू सेंट्रियोल, ठीक है ना, इनटू टू सेंट्रियोल। किसका, मैं लिख रहा हूं ऑफ स्पर्म, यहां ऐड करना है ऑफ स्पर्म। किसके अंदर डिवाइड करेंगे, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों, क्योंकि डेवलपिंग एग के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता, और आपको पता है कि अभी तो इसकी मियोसिस 2 भी होनी है, कंप्लीट होनी है ना बच्चों। अब मियोसिस 2 कब होगी, जब स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। और 11th में आपने पढ़ा था सेल डिवीजन में कि जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल के ऊपर होती है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बनाया था ना सेल डिवीजन में, ये एक सेंट्रियोल था, ये एक सेंट्रियोल था, इसमें इस तरह से मैंने आपको इस तरह से स्पिंडल फाइबर बनवाए थे, और इन स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम अटैच हुए थे, याद है ना। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये एस्ट्रल रेज होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये स्पिंडल फाइबर बनाने के जो सेंट्रियोल जिनको होल्ड करता है, ये एग के पास नहीं होता। तो जो स्पर्म के अंदर जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एग साइटोप्लाज्म के अंदर गया और रेप्लिकेट किया, ठीक है ना। यानी कि अब जो स्पिंडल फाइबर होंगे फीमेल गैमीट के, यानी कि फीमेल डेवलपिंग एग के, वो मेल सेंट्रियोल के ऊपर अरेंज होते हैं हमेशा। हो सकता है क्वेश्चन डाल दे एग्जामिन दिए वाला, ठीक है ना। तो अब हो गया, यहां पर क्या हो गया, हमारा हमारा स्पर्म एंट्री कंप्लीट हो गया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि स्पर्म अंदर आ गया, और दूसरा 2 सेंट्रियोल इसके अंदर अब बन गए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, सबसे मेजर पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट क्या है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब है जहां पर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, ठीक है ना। 7th स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप में इसे कह सकता हूं। बेसिकली हम एक्टिवेशन ऑफ एग भी लेते हैं, लेकिन उसकी मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं होती, ठीक है ना, मैं अभी बताता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट इज कैरियोगेमी, 7th स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होती है। KARYO, कैरियो वर्ड बच्चों कहीं भी आ जाए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमोसोम वगैरह, ठीक है ना। कैरियोगेमी, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, मिक्स हो जाना, ठीक है ना। इसे आप एम्फी मिक्सिस भी बोल सकते हैं। एम्फी का मतलब होता है बच्चों AMPHI, एम्फी कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बोथ, एम्फी मिक्सिस, एम्फी का मतलब होता है बोथ। अब यहां बोथ कौन है, मेल और फीमेल दोनों के जो है वो मिक्स हो जाएंगे। देखो चलिए अब स्पर्म की एंट्री हो गई, ये लो बच्चों मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ये कौन है, ये सेकेंडरी oocyte है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये कौन है ब्लैक कलर में, ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस अंदर आ गया ना, अब न्यूक्लियस क्या हो गया, अंदर आ गया। अब समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक है। सही चल रहा है ना बच्चों, चलिए मैं यहां पे लेबल करता हूं, ये है मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है ना, इसे मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। और ये हो गया फीमेल का न्यूक्लियस, क्योंकि अभी तो ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है ना, मैं लिख रहा हूं इसको सेकेंडरी oocyte, ध्यान रखना आप, सेकेंडरी oocyte न्यूक्लियस, ये इस टाइम पे अरेस्ट है, कहां पर, अरेस्टेड एट, आपको पता रखा है मैंने, अरेस्टेड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ
मियोसिस 2, याद है ना बच्चों आपको, ये अरेस्टेड है मेटाफेज स्टेज पर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो वो हमेशा रिलीज करता है क्या, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। क्या रिलीज, मैं लिखवाऊंगा आपको, समझ लो पहले सारा, बेसिक आप फ्लो चार्ट बना लो। मेल प्रोन्यूक्लियस अंदर आया, इसने क्या किया, एमपीएफ सिक्रीट किया। एमपीएफ क्या होता है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ कि इसने अपने न्यूक्लियर एनवलप को तोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है जब भी रिएक्शन होगी न्यूक्लियर एनवलप तो डिजेनरेट होता ही है, माइटोसिस मियोसिस में हमने पढ़ा था, है ना। इसने क्या किया, अब ये दो जो हैं ब्लैक कलर में, ये दो सेंट्रियोल हैं, ये दो सेंट्रियोल जो मेल वाले हैं, जानबूझ के मैंने ब्लैक में बनाए हैं ताकि आपको पता चले कि ये मेल से बने थे, ठीक है। अब ये डिजेनरेट हो गया न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte का, डिजेनरेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ये लो, ठीक है ना, ये स्पिंडल फाइबर बन गए। तो आफ्टर ऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होएगी उस टाइम पे क्या रिजल्ट निकलेगा, एक हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी आ जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड या सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। फर्स्ट कहां बनी थी, जब मियोसिस 1 हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पोलर बॉडी क्या हो जाती है, इमीडिएटली, बड़ी जल्दी डीजेनरेट, अंदर ही डीजेनरेट इमीडिएटली, लिख लो बच्चों आप, ठीक है ना, डीजेनरेट इमीडिएटली, उसी टाइम से डीजेनरेट हो जाएगी और इसका मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। आपको साइटोप्लाज्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है ये डीजेनरेट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, अब ये हो गई, तो ये तो डीजेनरेट होगी, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, अब तो डीजेनरेट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर क्रोमोसोम थे, ये लो, ये क्रोमोसोम बना दिए मैंने, ठीक है। ये क्रोमोसोम ना कभी भी, ये जो फीमेल न्यूक्लियस के क्रोमोसोम थे, इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है ना। ये रैंडमली इसी तरह से पड़े होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस था, ये आकर के क्या करेगा, अपने अपने किसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ देगा और इसके क्रोमोसोम इस तरह से ये पड़े होंगे, ये लो, ये क्रोमोसोम यहां पर आ गए ओपनली, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट। आपको मुश्किल नहीं लगेगा बच्चों, अभी मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होगी तो क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे, सोचो ना, क्रोमोसोम तो ओपनली आ गए ना यहाँ पे। अब ये क्रोमोसोम आकर के अपने आप को इन्हीं स्पिंडल फाइबर पे अरेंज कर लेंगे। तो देखो बच्चों, 23 क्रोमोसोम यहां से आ गए और 23 क्रोमोसोम फीमेल के थे ही, दोनों मिलकर के क्या बन गए, दोनों मिलकर के, ये लो मैं लिख रहा हूं 23 और यहां भी 23, दोनों मिक्स हो गए। दोनों जब मिक्स हुए तो फाइनली रिजल्ट क्या बन गया, 46 क्रोमोसोम। और यही तो हमें करना था। अब समझ आया आपको, ये मैंने आपको इतना सिंपल वर्जन कराया जो मैंने कभी नहीं कराया। समझ आ रहा है आपको। देखो अब स्टेप देखिए सारे। सबसे पहले मेल प्रोन्यूक्लियस अंदर आया, ठीक है। एमपीएफ मतलब इसकी एंट्री से क्या हुआ, इसकी एंट्री होने से मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गई, मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गई। मियोसिस 2 से एक हमारा एग बना, देखिए जो मेजर पॉइंट रह गया हमारा, मियोसिस 2 जब कंप्लीट हुई तो एक तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई। और अब ये सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीशन, ये देखो अरेस्ट था, आफ्टर कंप्लीशन मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई। अब मियोसिस 2 कंप्लीट होने से दो चीजें बनी, एक तो बना एग, जिसे आप ओवम भी बोल सकते हो,
और एक बना सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये एग जो है ये तो एज इट इज यहां पर अभी भी है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो गई थी, डीजेनरेट हो गई। तो ये एग जो है इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो ओपनली ही पड़ा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोबारा से फॉर्मेशन हुई ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेल क्रोमोसोम को आकर के अटैच होना है। उल्टा मेल प्रोन्यूक्लियस जो था उसने अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया, डिजेनरेट कर दिया, तोड़ दिया, और इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो फ्री हो गया यहां पर, और वो आकर के इन्हीं के साथ अरेंज हो गया। ठीक है, अरेंज हुआ तो यानी कि ऐड हो गया, तो 23 क्रोमोसोम मदर के, 23 क्रोमोसोम फादर के, और दोबारा से क्या बन गए? 46 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है ना, और जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया वो क्या आया? जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है यहां पर, ये न्यूक्लियोलस, ये 2n है बच्चों। अब समझ आ गया? 2n का मतलब क्या है? 46 क्रोमोसोम। 2n का मतलब क्या है? ये लो मैं यहां पे ब्रैकेट में 2n लिख देता हूं। इससे रिजल्ट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम मिक्स हो गए, दोनों के क्रोमोसोम मिक्स हो गए, और ये क्या बन गया? दैट इज जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बन गया, अब मैं उस लेडी को प्रेग्नेंट लेडी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? प्रेग्नेंट लेडी। अब एग कब बना? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बनता है एग हमेशा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो मियोसिस 2 पे जो अरेस्ट हुआ था मेटाफेज पर, उसने स्पर्म की एंट्री ने उसे क्या करवाया? मियोसिस को कंप्लीट करवाया और एग की फॉर्मेशन हुई। समझ आया बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहेंगे तो अपने आप लिख सकते हैं। अब यस और नो बताइए मुझे फटाफट, मैं रिपीट भी करवाऊंगा, आप बताइए क्या आपको अच्छे से समझ आ गया? यस और नो, समझ आया बच्चों? सेजल यस, और बाकियों को किसको नहीं आया? मैं रिपीट कर दूंगा, फटाफट बताइए जल्दी। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यशिका यस सर, सार्थक गर्ग यस सर, जतिन मलिक यस सर। किसी को रिपीट कराना है तो फटाफट से लिख दो, सर प्लीज रिपीट अगेन, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे शुरू करता हूं। है कोई? डोंट रिपीट। चलिए, और कोई? चलो आई थिंक समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं हम? कैरियोगेमी। और इसी के साथ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। देखो अगर मैं इसकी थ्योरी बोलूं, देखो सुनेंगे अब ध्यान से, फिर आप इसमें क्या करना, आप इसमें रिकॉर्डिंग में से अपनी थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन समझ आ ही गया होगा। देखो द स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट्स द एग और सेकेंडरी oocyte। जो स्पर्म की एंट्री है उसने सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलेट किया टू रिज्यूम, दोबारा से शुरू करने के लिए, एंड कंप्लीट द सस्पेंडेड मियोसिस 2। ठीक है, दिस प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम, जिसके रिजल्ट से क्या निकला? एक हैप्लॉइड मैच्योर ओवम बना। ठीक है, एंड अ सेकंड पोलर बॉडी। एट दिस टाइम हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ which consists of nucleus separate from the middle piece and tail and become the male pronucleus। और क्या बन गया? मेल प्रोन्यूक्लियस बन गया। The second polar body immediately degenerate। The chromosome of ovum are not organized into nucleus। जो क्रोमोसोम थे ओवम के वो अपने आप को न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज नहीं करते, नॉट ऑर्गेनाइज इनटू न्यूक्लियस, दे रिप्रेजेंट द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये कौन है बच्चों यहां पर? दैट इज द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। किसकी मिक्सिंग हुई? मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की मिक्सिंग हुई। ठीक है, चलिए, द क्रोमोसोम ऑफ द स्पर्म
आर फ्री बाय ब्रेक डाउन देयर न्यूक्लियर एनवेलप, इन्होंने अपना न्यूक्लियर एनवेलप तोड़ दिया और फ्री हो गए, ठीक है। उसके बाद द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम गोज ओवर अ स्पिंडल फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रियोल, इसके तो थे ही यहां पर, इसके क्रोमोसोम भी यहां आ गए, ठीक है, स्पिंडल के ऊपर आ गए, ठीक है। मिक्सिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ एंड एन ओवम, और यहां पर आकर के मिक्सिंग हो गई स्पर्मेटोजोआ के ओवम क्रोमोसोम की और ओवम के क्रोमोसोम की, जिससे क्या बना, जिससे क्या हुआ, कैरियोगेमी कंप्लीट। बाय दिस रिएक्शन कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस कंप्लीट। दिस एक्ट कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन। इट कंबाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट से ये, फीमेल पेरेंट से ये, दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। द ओवम इज नाउ अ डिप्लॉयड सेल हैविंग 23 पेयर्स कॉल्ड जाइगोट, एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट इंडिविजुअल। जाइगोट जो होती है फर्स्ट सेल होती है नेक्स्ट इंडिविजुअल की, ठीक है ना। और एंड द लेडी इज सेड टू बी प्रेग्नेंट, और इस टाइम हम उस लेडी को प्रेग्नेंट बोल सकते हैं। एक बात और याद रखनी है बच्चों आपको, ये तो एम्फीमिक्सिस कैरियोमिक्सिस पूरा हो गया, आपको एक बात याद रखनी है, सर जाइगोट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। जाइगोट के पास वो सब लेयर रहेंगी, कौन सी, चलिए मैं ऐसा करता हूं, अब आपके लिए जाइगोट का एक स्ट्रक्चर बना के कुछ 2 मिनट के लिए आपको बताता हूं, बढ़िया सा, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जाइगोट, ये है न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके ऊपर जोना पेलुसिडा। अब आप कहेंगे सर ये तो टूट गई थी, बच्चों कहीं कहीं से ब्रेक हुई थी, जहां से स्पर्म ने एंट्री की थी, ठीक है ना, दैट इज द जोना पेलुसिडा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो थी इसके ऊपर, दैट इज कोरोना रेडिएटा। सर ये तो टूट नहीं गई थी, किससे, एक्रोसोम की रिएक्शन से, नहीं बच्चों ये कंप्लीटली नहीं टूटी थी, केवल फ्लफी हुई थी ताकि इनके अंदर से स्पर्म निकल सके। अगर आप किसी बॉल के अंदर पेनेट्रेट करोगे तो एक ही पोर करोगे ना अंदर ले जाने के लिए, क्या उसे सारी को तोड़ दोगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो है दैट इज द जाइगोट, स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर ये जो है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेकंड लेयर जो है दैट इज द जोना पेलुसिडा, और ये है बेसिकली यहां कोरोना रेडिएटा का नंबर बहुत कम हो जाता है लेकिन फिर भी रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो एग की लेयर है वो जाइगोट बनने के बाद भी जाइगोट के ऊपर रहती हैं। सर ये क्यों रहती हैं, ये बहुत अच्छा एक तरीका है बच्चों, ताकि प्रेगनेंसी जो है अपने प्रॉपर जगह पर हो। ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जाइगोट का। जाइगोट का कैरेक्टर क्या है सर, अगेन डिप्लॉयड इन नेचर होता है, मिक्सिंग से बनता है दो पेरेंट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। फर्स्ट सेल होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, हमेशा डिप्लॉयड होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां हो गया हमारा क्या कंप्लीट हो गया, एम्फीमिक्सिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, बेसिकली वो फर्टिलाइजेशन का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लास्ट हेडिंग बनाते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एग और जाइगोट, एक ही बात है कि अब वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एग। लास्ट स्टेप है हमारा, उसमें क्या होगा, देखो बच्चों, अगर आप घर में कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं तो आपको एक्टिवेट तो होना पड़ेगा ना। एक्टिवेट का मतलब है उसके लिए तैयारियां तो करनी पड़ेंगी, कॉमन सी बात है भाई, हैं या नहीं। एक्टिवेशन एग और जाइगोट, ये लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा, देखो अब ये स्ट्रक्चर बन गया, सपोज करो ये जाइगोट है, सपोज करो ये जाइगोट है, ठीक है ना। अब जाइगोट को बेबी बनना है, तो कैसे बनेगा बेबी, जब वो अपनी ग्रोथ करेगा तभी तो बनेगा ना। अब ये तो एक सेल है, ये तो एक सेल है, लेकिन बेबी जो पैदा होता है क्या वो एक ही सेल का बना होता है, मिलियंस ऑफ सेल होती हैं उसके अंदर। इसे ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है और अपने आप को बहुत बड़ा बेबी बनाना है। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर
साइटोप्लाज्म की, जेनेटिक मटेरियल की, प्रोटीन की, सबकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेट को बहुत तेज कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन ऑफ एग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस, क्या होता है बेसिकली? जो इसके स्पर्म एंट्री होती है वही क्या करती है? इसको एक्टिवेट कर देती है। देखो चलिए हम लिखते हैं, लिखो मेरे साथ। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म इन द जाइगोट। जब स्पर्म ने एंट्री करी थी तभी से इसके जो अंदर है मेटाबॉलिज्म जो स्टिमुलेट हो जाता है। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ जाइगोट। स्पर्म फर्टिलाइज जो है सॉरी क्या करता है? विद इन मिनट द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। ठीक है ना? स्पर्म एंट्री क्या करती है? स्टिमुलेट्स, क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म ऑफ जाइगोट। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होगा? जिससे प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आप पूरा लिख लेना, इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बच्चों कॉमन सी बात है, इसको फ्यूचर का बेबी बनना है भाई। ठीक है, तो यहां बच्चों हमारी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। छोटे छोटे दो टॉपिक और करते हैं, या एक तो आपके लिए इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, वो क्या है कि बच्चों फर्टिलाइजेशन जो है ना, मैंने एक तो आपको कहा था इज अ बाय चांस प्रोसेस, और दूसरा जो है आप कभी भी कोई पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन इज अ स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन जो है स्पीशीज स्पेसिफिक है। क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक है। कैसे बताओ, पढ़ाओ कहीं। स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस है ये एक। कैसे? देखो आपने बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है कि हमेशा जो है आगे के चैप्टर में, शायद पता नहीं इसी चैप्टर में, कि ह्यूमन को हमेशा ह्यूमन का ही बेबी होगा, डॉग को हमेशा डॉग का बेबी होगा। कभी आपने देखा है कि हाथी को ह्यूमन का बेबी हो गया हो? नहीं ना। या ह्यूमन को काऊ का बेबी हो गया हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना ये एक स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस है। जो स्पीशीज है उसी का बेबी पैदा होगा। कैसे सर? अगर बाय चांस देखिए, आर्टिफिशियल जो हमारा तरीका होता है आर्टिफिशियल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह का, अगर मैं एक क्या करूं, एक एग ले लूं ह्यूमन फीमेल का, और इधर से स्पर्म ले लूं मैं एलिफेंट का, ये लो ह्यूमन एग, समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, ह्यूमन एग। ठीक है, और उसको मिक्स करने की कोशिश करूं कि इसके साथ ये स्पर्म है एलिफेंट का स्पर्म, तो क्या जाइगोट बनेगा बच्चों? क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी। तो बेबी कैसे बन सकता है? जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी दूसरी स्पीशीज के साथ, तो बेबी कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो सर ये बताइए, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कि ह्यूमन एग के साथ हमेशा ह्यूमन स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा? ठीक है ना? या सर स्पीशीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फर्टिलाइजेशन को किसने प्रोवाइड की, जो मेजर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे भी। एग के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड, लिखिए, एग के पास क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? जिसका नाम है बच्चों फर्टिलाइजीन, FERTILI, फर्टिलाइजीन। ये केमिकल जो है हर एक स्पीशीज का अपना अपना होता है।
समझ आया? किसका बना होता है ये? ग्लाइकोप्रोटीन है। किसका बना होता है? मोनोसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। किसका बना होता है? दो चीजों का, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और अमीनो एसिड कौन है? प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, पूरा लिख लो आप, मोनोसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, SACCHARIDES। ठीक है ना, ये इन दो चीजों का बना होता है। और इन्हें कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय ओवम। सिक्रीटेड बाय ओवम। ओवम ही इसे रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि एग के ऊपर होता है फर्टिलाइजिंग। ठीक है, अब जिस भी स्पीशीज का वो ओवम होगा, एग होगा, वो अपनी टाइप का फर्टिलाइजिंग उस एग के ऊपर सिक्रीट करेगा। ठीक है, क्लियर? और इधर से स्पर्म के ऊपर, अब दूसरी चीज क्या है? स्पर्म जिसे फर्टिलाइज करना है, अटैच होना है। स्पर्म के ऊपर क्या होता है? बताओ क्या होता है? एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिंग। स्पर्म के ऊपर होता है कौन? प्रोटीन सब्सटेंस। प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है वो? एंटी फर्टिलाइजिंग। देखो ये फर्टिलाइजिंग है ना, इसके आगे एंटी लगा दो। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका बच्चों, एंटी फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग, समझ आया? क्लियर हो गया? अब ये होता है स्पर्म के ऊपर। जैसे ही ये स्पर्म एग के पास जाएगा तो रिएक्शन होगी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के अंदर। अगर ये कंपैटिबल हो गए, अगर ये दोनों आपस में कंपैटिबल हो गए, तो वो स्पर्म पेनेट्रेट कर सकता है किसके अंदर? एग के अंदर। लेकिन अगर इनकी मैचिंग नहीं हुई, अगर इनकी मैचिंग नहीं हुई, तो वो स्पर्म पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों सर, कैसे? देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ये जो फर्टिलाइजिंग है ना, ये स्पर्म को एग के साथ एडहेयर, चिपकने की परमिशन देता है। और जब तक वो चिपकेगा नहीं, तब तक वो पेनेट्रेट नहीं कर सकता। समझ आया? क्लियर? ठीक हो गया? यानी कि दिस फर्टिलाइजिंग गिव परमिशन टू एडहेयर विद द एग विद अ स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिंग। जिसके पास इसी की टाइप का एंटी फर्टिलाइजिंग होगा, वही एंटी फर्टिलाइजिंग के साथ चिपकेगा, और सॉरी, फर्टिलाइजिंग के साथ चिपकेगा, और वही फर्टिलाइजिंग जो एक क्लंप बनाएगा, जिसे हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। कैसे? चलो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, आपको समझ आएगा बच्चों। लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्लंपिंग कराती है। क्लंपिंग, क्लंप का मतलब है कि ज्यादा स्पर्म को अटैच करवाना। ठीक है, चलो अब मैं ये स्ट्रक्चर जो बना रहा हूं, दैट इज द फर्टिलाइजिंग। ऐसा होता है बच्चों फर्टिलाइजिंग स्ट्रक्चर वाइज। क्या है ये? दैट इज फर्टिलाइजिंग। ये फर्टिलाइजिंग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? देखो, आपको देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर से 4 कॉर्नर बन गए। ठीक है, ये जो है ये एडहेरिंग साइट होती है फर्टिलाइजिंग की। एक फर्टिलाइजिंग अपने साथ एक से ज्यादा स्पर्म को चिपका सकता है। अब इधर से आ गए बच्चों स्पर्म, ये लो, ये स्पर्म आ गए इधर से। ठीक है ना, ये स्पर्म आ गए। अब अगर इनके हेड के पास इसी का एंटी फर्टिलाइजिंग है, तो क्या होगा? वो स्पर्म यहां चिपक जाएंगे आकर के। ये लो बच्चों, समझ आया आपको? बेसिकली 2 लाइनों का था ये टॉपिक। कौन? कि सर एग के पास एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, सॉरी फर्टिलाइजिंग होता है, और स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग होता है, जो आपस में रिएक्शन करके एक स्पर्म को परमिशन देते हैं एंट्री करने की, और स्पीशीज स्पेसिफिक कंडीशन वो बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। और बेसिकली क्या होता है, अब देखो, एक फर्टिलाइजिंग के साथ हमारे 4 स्पर्म जो है अटैच हो गए, इसको बोलते हैं क्लंपिंग। क्लंप बन गया ये एक, है ना? और इसको साइंटिफिकली बोलते हैं एग्लूटिनेशन।
ठीक है ना, AGGLUTITINATION, एग्लूटिनेशन। ठीक है ना। अब ये बंच में स्पर्म जो है किसके पास जाएंगे, एग के पास, एग के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब समझ आया आपको, ठीक है ना। यानी कि सर एग के पास होता है फर्टिलाइजिन और स्पर्म के ऊपर होता है एंटी फर्टिलाइजिन, जो स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेसेस को बनाते हैं। समझ आया। अब ह्यूमन का फर्टिलाइजिन, ह्यूमन के स्पर्म के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिन होगा उसी के साथ चिपकेगा, वरना चिपकेगा ही नहीं। अब समझ आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ये कंप्लीट हो गया। यहां पर ये मैंने एडिशनल आपको बता दिया कि स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस किसने बनाया। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन ने फर्टिलाइजेशन को क्या बनाया, स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया। समझ आया। अब बारी आती है बच्चों सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जाइगोट तो बन गया, लास्ट टॉपिक हमारा आज का 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जाइगोट तो बन गया, लेकिन अब वो जाइगोट मेल होगा या फीमेल होगा ये कौन डिसाइड करे, यानी कि टॉपिक है सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये तो बच्चों आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, है ना, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां पर दोबारा से। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू बेबी, जो छोटा बेबी अभी बना है। वही प्रोसेस दोबारा कि फीमेल ने क्या प्रोड्यूस किया, फीमेल, ठीक है, इधर से मेल, ठीक है ना। फीमेल ने प्रोड्यूस किया एग और इसने प्रोड्यूस किया स्पर्म, ठीक है। अब एग के अंदर जो है बच्चों 23 क्रोमोसोम है और स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इनके अंदर 22 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम है, यानी कि जो सेम है दोनों के, इधर भी सेम और इधर भी सेम, पहले 22। लेकिन जो एक क्रोमोसोम है वो क्या है, अलग है, ये लो। और इस एक क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम दोनों का, ये लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये कौन है, एक सेक्स क्रोमोसोम। ये डेफिनेशन भी होती है, द क्रोमोसोम दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्स फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ऑटोसोम एंड द इन्वॉल्व इन द सेक्स प्रोवाइडिंग ऑफ सेक्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो फीमेल बनी होती है, फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों सेम होते हैं, ये लो, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। तो जब फीमेल के अंदर एग बनेगा तो हर एक एग के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, 22 प्लस एक्स, और इधर भी क्या आएगा, जब म्यूसिस होगी 2 बनेंगे ना, तो 22 प्लस एक्स ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जब मेल के अंदर होगा तो हो सकता है कि वो 22 प्लस वाई हो जो फर्टिलाइज किया, या हो सकता है कि वो 22 प्लस एक्स हो, ये भी हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। और अगर ये इसके साथ मैच करता है तो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फीमेल का एक्स मेल के वाई क्रोमोसोम से मैच करे, या उस स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम हो, तो क्या बनेगा, मेल, बेबी मेल बनेगा। और अगर उसके पास एक्स ही हो, क्योंकि फीमेल तो हर कंडीशन में ही एक्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे फीमेल, वो बनेगी क्या, फीमेल। समझ आ गया बच्चों, क्लियर, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बिहाफ पे मैं आपको 2 नाम बता देता हूं। ह्यूमन मेल जो है, ह्यूमन मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है। क्या है, हेट्रोगेमेटिक। क्यों, क्योंकि वो 2 तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है, एक एक्स और एक वाई। लेकिन ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोगेमेटिक होती है, होमोगेमेटिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हर कंडीशन में एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस करती है जिसमें एक्स एक्स ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो ये था बच्चों सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग और आज का टॉपिक कंप्लीट।